We all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में और आपका स्वागत है हमारे इस शानदार चैनल पे जिसका नाम है नीट निकेतन। सो यार, आज की इस मुलाकात में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है क्या, एनसीईआरटी एक आखिरी बार। तो यार, अब हम बढ़ रहे हैं परफेक्शन की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि अब नीट का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है हमारे। तो कम से कम समय में हमें हमारी एनसीईआरटी को एक लास्ट टाइम ज़रूर पढ़ना चाहिए। हालांकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो सिलेक्शन को फिर भूल ही जाओ, राइट। तो कम से कम 10 से 15 बार आपको एनसीईआरटी पूरे साल भर में पढ़नी चाहिए थी अगर को आपको सिलेक्शन चाहिए नीट एग्जामिनेशन में। तो आई होप कि आपने काफ़ी बार एनसीईआरटी को पढ़ा भी होगा और एक अब समय आ गया है कि हम आखिरी बार उठा के एनसीईआरटी को वापस से रीड करें, लेकिन ये आखिरी बार होना चाहिए और आखिरी बार ही होगा। कैसे करने वाले हैं, किस तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं, तो आइए जानते हैं सीरीज़ के अंदर। मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको एनसीईआरटी के जो आपके पास हम टॉपिक उठाएंगे, हम पूरा चैप्टर नहीं उठा रहे हैं, हम टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट हैं, जो काफ़ी सवाल आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में, पैटर्न को देखते हुए मैं कुछ टॉपिक्स उठाऊंगा। जैसे पोलन ग्रेन, उससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो उसके टॉपिक हम उठा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक टॉपिक उठाया, उसकी हर एक एनसीईआरटी के लाइन को हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये इन सब लाइन का मतलब हम समझ रहे होंगे। तो एक टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद मैं आपको दूंगा इसके शॉर्ट नोट्स, यस। तो जो भी कुछ लाइनें लिखी हुई थी एनसीईआरटी में जो मैंने हाईलाइट की है, उसको एक चार्ट की फॉर्म में आपको बना के दे दिया है। तो आई थिंक इसको रिवाइज करना, वो 3-4 पेजेस से इसको रिवाइज करना ज़्यादा आसान होगा। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो सारे पेजेस, लेकिन आपको रिवाइज करना है इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद फिर एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम करेंगे कुछ सवाल। सबसे पहले यहाँ पे मैंने उठाया है आपका पोलन ग्रेन का टॉपिक। इसमें हम देखते हैं क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोलन ग्रेन के बारे में कि यार पोलन ग्रेन का साइज़ कितना होता है, दूसरा इसकी शेप कैसी होती है, काफ़ी अलग अलग वैराइटीज़ में हमें ये मिलता है। तो देखते हैं, द पोलन ग्रेन प्रेजेंट्स व्हाट इज दिस पोलन ग्रेन, इट्स अ मेल गैमेटोफाइट। अब बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर स्पोरोफाइट क्या है, स्पोर्स क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, गैमीट्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पोरोफाइट है वो आपका स्पोरोजीनस टिश्यू है। स्पोर्स कौन है, माइक्रोस्पोर्स, उनसे बनता है आपका कौन, गैमेटोफाइट, विच इज नथिंग बट द पोलन। और फिर इसके अंदर होते हैं आपके गैमीट्स। 4 बातें हैं, चारों बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, स्पोरोफाइट। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पोर्स बियर करेगा, वो कौन है, वो है आपका स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू विच इज स्पोरेंजियम, है ना। स्पोरेंजियम भी कह सकते हो, स्पोरोजीनस टिश्यू भी कह सकते हो। तो स्पोरेंजियम लिख लेते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके बाद बनते हैं कौन, स्पोर्स बनते हैं, विच इज नथिंग बट माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। इसके बाद आपका बनता है कौन, आपके एक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, और वो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है कौन सा, विच इज नथिंग बट पोलन। और इसी के अंदर आपको पाए जाएंगे 2 मेल गैमेट, विच इज स्पर्म्स। इसके अंदर आपको मिलेंगे गैमीट्स, विच इज 2 स्पर्म। तो ये पूरी जो हायरार्की है ये आपको पता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट, सबसे पहली ही लाइन है। तो ऑब्वियसली सवाल बन सकता है इससे, और सवाल बना भी है इससे, ठीक है। एंड इफ यू टच एंड ओपन द एंथर हाइबिस्कस, और कुछ लाइन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। बाकी यहाँ बताया गया है कि यार अगर आप पोलन को टच करोगे तो उसकी डस्टी अपीयरेंस की वजह से वो स्प्रेड हो सकता है, आपके हाथों पे लग सकता है, उसकी अलग अलग वैराइटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग शेप्स में आता है। ये बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक डेटा आपको पता होना चाहिए कि यार जो आपके पास साइज़ है पोलन का वो कितना होता है, वो होता है 20 से 25 माइक्रोमीटर। दिस इज व्हाट द साइज ऑफ द पोलन, जो जनरली इतने साइज में मिलता है। बाकी अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती हैं, अलग अलग डिजाइन्स देखने को मिलते हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारी नई नई बातें यहाँ लिखी हुई है। तो देखिए, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला साइज देख लीजिए, माइक्रोमीटर, 20 से 25। इसके अलावा द हार्ड आउटर लेयर,
तो पोलन आप जानते हैं कि इट इज़ द गैमेटोफाइट जिसके अंदर गैमीट्स हैं। अब अगर गैमीट्स लेके जा रहा है तो इतना ईजिली लेके तो नहीं जाएगा, इसके पास प्रोटेक्शंस होंगी बचने के लिए, बचते बचते जाएगा है ना अपनी है ना मोहब्बत के पास। तो कहेंगे यार द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एज अ एक्साइन। एक्साइन क्या है? इसके आउटर वाली लेयर है, और अंदर वाली लेयर कौन सी है? इसकी इंटाइन, वो आप जानते हैं। तो एक्साइन जो है बनी किससे है? आपके पास स्पोरोपोलिन से, जो क्या है? एक ऑर्गेनिक मैटर है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर को एक लिविंग है तो लिविंग कैसा होता है? ऑर्गेनिक मैटर होगा। ठीक है, तो 3 बातें, पहली बात एक्साइन, दूसरी बात स्पोरोपोलिन से बनी हुई है, और तीसरी बात ऑर्गेनिक मैटर है वो। ठीक है, इट कैन विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर, फिर चाहे वो एल्कलाइन नेचर हो या फिर आप कह सकते हो कि वो एसिडिक नेचर हो या कोई एंजाइम हो, आज तक कोई इसे डिग्रेड नहीं कर पाया। किसको? आपके एक्साइन को, जो कि स्पोरोपोलिन से बनी हुई है। तो हाई टेम्परेचर ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, एल्कलाइन ले लो, या फिर आप ले लो कोई भी एक एंजाइम, आज तक हमने नहीं देखा है जो कि इसको डाइजेस्ट कर पाए। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट अपैरेटस कॉल्ड एज अ जर्म पोर। अब ध्यान रखना कि जो एक्साइन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वाली बात। ठीक है, आप जब नोट्स पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये आप देखिए, जो एक्साइन है वो कैसी है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, और इंटाइन जो है वो कैसी है? कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कि एक्साइन जो है वहाँ पे आपको जर्म पोर देखने को मिलेंगे, है ना, कि जो पोलन के ऊपर जो बाहर वाली लेयर है उसके ऊपर क्या है? जर्म स्पोर है। जर्म पोर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं जो इंटाइन है या जो आपके पास पोलन ट्यूब है उसको इनिशिएट करने में। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि यार जो जर्म पोर्स हैं वो पोलन ट्यूब को बनाने में हेल्प करते हैं। तो बनाने में हेल्प नहीं कर रहे, बस उसको निकालने में, इनिशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। बना तो इंटाइन ने पहले ही दिया है उसको। ठीक है, तो वी कैन से पोलन ग्रेन एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट अपैरेटस जर्म पोर वेयर द स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। तो स्पोरोपोलिन कहाँ पे एब्सेंट होती है? तो आप कहेंगे जर्म पोर में एब्सेंट होती है। यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, और इस स्पोरोपोलिन की वजह से हमने इसको लाइक इट्स वेरी रेसिस्टिव, इट्स रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। इस कारण से हम इसे फॉसिल्स की तरह भी स्टोर करने में मदद करते हैं, जो कि है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो स्पोरोपोलिन के बारे में कौन कौन सी बात इंपॉर्टेंट है? पहली बात, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। एक्साइन की आउटर लेयर बनी होती है स्पोरोपोलिन से। माइक्रोबियल एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाई, इन सबसे रेसिस्टेंट है। और नेक्स्ट बात कि ये जर्म पोर में नहीं होता, जर्म पोर पे ये एब्सेंट होता है और इसको फॉसिल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनर वॉल पे, जो कि है इंटाइन, बनी किससे है? सेलुलोज से और पैक्टिन से। बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है इसके बारे में। ठीक है, फिर आता है पोलन के अंदर है क्या क्या? तो पोलन के अंदर पाई जाती है 2 तरह की सेल्स। इट्स अ 2 सेल स्टेज। पोलन इज अ 2 सेल स्टेज। एक होगी वेजिटेटिव सेल और एक होगी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ी होती है, देखो बिगर है, अबंडेंट है, और काफ़ी सारी मात्रा में इसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है, और इसका इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक दे सकता है आपको कि इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, लार्ज, रिजर्व फूड, बिगर, अबंडेंट। ये वर्ड्स दे दिया तो किसकी बात कर रहा है? वेजिटेटिव सेल की। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटिव सेल, जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। इट फ्लोट इनसाइड द, छोटा है ये, और इट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। स्पिंडल शेप, डेंस साइटोप्लाज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स देके आपसे पूछ सकता है बताओ कौन है, तो वो है आपकी जनरेटिव सेल। ये पता होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में 2 डेटा यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे इस डेटा में ये बोल रहा है कि जो आपके पास पोलन है ना, इसमें ये 2 सेल स्टेज है। इसमें से नीचे वाली जनरेटिव सेल जो है क्या करेगी? ये टूट के, डिवाइड करके, आपकी डिवाइड करने के बाद ये बनाएगी आपके 2 मेल गैमीट्स। तो 60% एंजियोस्पर्म में तो ये एज इट इज रहता है। बाकी बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ये इस वाली स्टेज में ही डिवाइड करके 2 पोलन या 2 मेल गैमीट फॉर्म कर लेता है। 60% में क्या होगा? जब वो पहुंचेगा स्टिग्मा के पास, इंटरेक्शन होगी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, तब जाके इसकी डिवीजन होगी नीचे वाले की 60% में। तो इनिशियली कैसा है वो? 2 सेल स्टेज है। लेकिन 40% में क्या होता है? ये 3 सेल स्टेज यहीं पे बन जाएगा, यहीं पे ही डिवाइड कर जाएगा। अभी पहुंचा नहीं है और अपने घर पे ही ये डिवाइड कर गया है। तो 40% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है 3 सेल स्टेज, और बाकी 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज पाई जाती है। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस ऑल्सो। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा प्रोसेस था जो आपके पास कैसे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होता है, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे इस वाले में कुछ डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे इतना लिखा हुआ है कि यार इसको हम टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं पोलन को, किसके लिए? एथलीट्स को देने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा क्या था? न्यूट्रिएंट्स था। देखा आपने? वेजिटेटिव सेल जो है इसके पास क्या है? अबंडेंट न्यूट्रिटिव फूड रिसोर्सेज। तो इसके अंदर अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, साथ में एशेस पाई जाती हैं। तो इस कारण से इसको एज अ फीडिंग पर्पस भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये डिसऑर्डर्स कॉज कर सकता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, एलर्जीज कॉज कर सकता है, बिकॉज ये डस्टी अपीयरेंस का होता है। कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? एस्थमा हो सकती है ना, एजमा जिसे कहते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और साथ में हे फीवर भी हो सकता है। हे फीवर भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये पोलन एलर्जीज का कारण बन सकता है। सीवियर कंडीशन हो सकती है कौन कौन सी, एस्थमा और आपकी ब्रोंकाइटिस। तो इस वाले पार्ट से ये सवाल आ सकता है। और इसके अलावा हॉर्सेस रेस में और एथलीट्स को हम देते हैं क्या, पोलन टैबलेट्स। आते हैं आखिरी पेज पे। आखिरी पेज में आपको इसके प्रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है या पोलन वाइबिलिटी के बारे में बताया गया है। लास्ट पेज जो है ये है पोलन वाइबिलिटी। पोलन वाइबिलिटी आपको बोलती है कि यार एक पोलन जब अपने स्टिग्मा से अपने एंथर से निकल रहा है और स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, इसके बीच का जो समय है वो कब तक जिंदा रह पाएगा। कि मान लो आज अगर पोलन उड़ा अपने एंथर से तो उसकी वाइबिलिटी अगर 30 दिन की है तो 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो स्टिग्मा तक पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। तो पोलन कब तक जिंदा रहेगा ये आपसे बोल रहा है कौन, पोलन वाइबिलिटी। तो वी कैन से यहाँ पे दो डेटा है, एक है आपके पास राइस और वीट। राइस और वीट की जो वाइबिलिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 30 मिनट की। क्यों, बिकॉज आपको पता है राइस और वीट के जो प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो फटाफट से पहुंच जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, इसलिए इसकी वाइबिलिटी कैसी है, कम है। लेकिन वहीं पे रोजेशिया, लेगुमिनेशिया और सोलिनेशिया, ये 3 फैमिलीज ऐसी है जिसके अंदर क्या होगा, पोलन की वाइबिलिटी कुछ महीनों तक होने वाली है। 2 डेटा याद हो जाएंगे। तीसरी बात, अगर आपको इस पोलन को स्टोर करके रखना है काफ़ी लंबे समय तक तो आप इसे 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसे स्टोर कर सकते हो इनसाइड द लिक्विड नाइट्रोजन। एक ये डेटा और है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी आपके एनसीईआरटी के बारे में। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे इस शॉर्ट एक चार्ट में लिख दी है ना। एक एक्स्ट्रा बात भी मैंने लिख दी है, इस चीज़ को भी याद रखना कि पोलन वाइबिलिटी का टेस्ट कौन सा होता है, टीटीसी टेस्ट, विच इज ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियन क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसको स्टोर करना लंबे समय तक, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। आते हैं कुछ सवालों पे। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन काफ़ी बेहद ही आसान है, ये आपके बस प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको जो आपने अभी पढ़ा है वो आपको रिवाइज हो जाए। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। जैसे पहले सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूँ, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं, ये प्रैक्टिस है। जो भी आपने अभी तक जो भी कुछ आपने पढ़ा है वही सब क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यू विल गेट दीज नोट्स एंड PDF इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आते हैं सीधा किस पे, आते हैं डायरेक्टली PYQs पे। ये है आपका पहला सवाल जो 2012 में मेंस AIPMT में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं क्या सवाल हमसे बोल रहा है। कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, काम क्या होता है जर्म पोर का। आप जानते हैं कि इफ दिस इज द पोलन, इसके बाहर वाली लेयर एक्साइन विच इज डिसकॉन्टिन्यूअस, और क्या होता है उस पर, जर्म पोर होता है। तो ये जो जर्म पोर है ये काम क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर द सीड जर्मिनेशन, या इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, या फिर रिलीज ऑफ मेल गैमेट, या फिर एमरजेंस ऑफ रेडिकल। तो आई होप कि आपने आंसर सही गैस किया होगा। द करेक्ट आंसर गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। यहाँ से निकलती है पॉलन ट्यूब, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और काफी अच्छा सवाल बन सकता है कि बताओ पॉलन ट्यूब का नेचर क्या है। तो आपको पता है पॉलन ट्यूब बना कौन रहा है, अंदर वाली लेयर विच इज इंटाइन, और इंटाइन किससे बनी होती है, पैक्टोस सेलुलोज से। तो भाई पॉलन ट्यूब का नेचर भी क्या हो गया, पैक्टोस सेलुलोज, है ना। ये सवाल भी बन सकता है। नेक्स्ट सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ा है जनरेटिव सेल से, बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन्स इन सम प्लांट रिमेन्स वाइबल फॉर द मंथ, बिल्कुल सही है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टोस, बिल्कुल सही है। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन से, और इंटाइन बनी होती है पैक्टोस और सेलुलोज से। लास्ट कह रहा है व्हेन पोलन इज शेडेड एट 2 सेल स्टेज, जब उसमें जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल होगी उस टाइम पे अगर वो पोलन शेड हो जाए तो उसका फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है। चाहे वो 3 सेल स्टेज में निकले या फिर 2 सेल स्टेज में निकले, उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है अगर वो सही टाइम पे पहुंच गया तो, कहाँ पे, स्टिग्मा के पास, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और वही आपसे शायद पूछा गया था, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कब आया ये सवाल, अगेन 2012 में AIPMT मेंस में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है पोलन वाइबल फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। रिलीज होने के बाद पोलन जो है वो काफ़ी महीनों तक वाइबल रहता है, कौन सी वाली फैमिली में, रोजेशिया, लेगुमिनेशिया, या फिर पोसेशिया और रोसेशिया, पोसेशिया, लेगुमिनेशिया, या फिर पोसेशिया और सोलिनेशिया। तो आई होप आप आंसर गैस कर चुके हैं। 3 फैमिलीज आपको बताई हैं, पहली है रोजेशिया, दूसरी लेगुमिनेशिया, तीसरी सोलिनेशिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये आ गया, ये क्यों नहीं है, इसमें ये आ गया, और ये तो नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, 2018 नीट में पूछा गया है, पोलन ग्रेन को स्टोर करते हो आप लिक्विड नाइट्रोजन में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वह है आपका 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगेन 2018 का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव हेल्पफुल इन द प्रिजर्विंग द
पोलन एज अ फॉसिल फ्यूल। तो सेम एनसीईआरटी की लाइन का ही सवाल है कि फॉसिल फ्यूल, फॉसिल्स की तरह अगर आपको उसको स्टोर करना है तो आप किसकी मदद से आप उसे स्टोर, मतलब वो स्टोर हो जाता है किसकी मदद से? हमें आज से बहुत साल पहले के भी पोलन मिले हैं। तो पोलन तो एक सेल है, तो सेल तो मर जाती है, इतने सालों तक जिंदा नहीं रह पाती है, लेकिन हमें वो कैसे मिली? अगर को वो सेल मर जाती तो उस पर माइक्रोब्स एक्ट करके, एक्शन करके उसको डिग्रेड कर देते, गायब कर देते। जैसे एक टिकट को या फिर एक बनाना के छिलके को अगर आप ज़मीन में रखोगे तो वो गायब हो जाएगा वहाँ से, है ना, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स काम करके उसे गायब कर देंगे। तो ऐसे वो पोलन भी गायब हो जाता ना, वो गायब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उसके बाहर कौन है? स्पोरोपोलिन, जिसने उसको प्रिवेंट कर रखा है ना, प्रोटेक्ट कर रखा है। तो इसकी मदद से आप उसे फॉसिल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट विंग पोलन किस में होते हैं? तो अगेन 18 का सवाल, पाइनस में होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं पता तो याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट गलत है इनमें से? तो सोचिए और बताइए जवाब। देखें, पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉजेज द सेवरल एलर्जीज, बिल्कुल सही है, सीवियर एलर्जी, सॉरी। नेक्स्ट, स्टोर पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज एज अ क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। टिपेटम जो है वो डायहेंसिस में हेल्प करती है, बिल्कुल गलत। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन हेल्प करते हैं डायहेंसिस में? वो है आपकी एंडोथीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे सवाल कर लिए। ये 2016 का सवाल था, नीट में आया था। तो दिस इज ऑल्सो वी आर डन विद। ठीक है, तो आई होप कि यार ये आज का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है ना, एक छोटा सा मगर बेहद ही इंपॉर्टेंट, तो ये टॉपिक आपको प्रॉपर्ली रिवाइज हो गया होगा फ्रॉम द चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मिलते हैं हमारी ऐसी अगली और टॉपिक्स में। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर दिस। तो मैं आपके लिए और भी टॉपिक्स लेके आऊँगा। टिल दैट सब्सक्राइब करें चैनल को एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Signing off, or all the very best for your examination. Bye bye. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.